हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं वही टोपो शीट लेकर के आई हूँ जो हमारे लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, राइट। और उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था 4 फिगर 6 फिगर एंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिवर, ओके, लेफ्ट और राइट बैंक ऑफ अ रिवर। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आप इसके लिए पहले वाले वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है कुछ और चीजें। ओके, फ्रॉम द सेम टोपो शीट आई एम गोइंग टू start with all the other things, right? The different topics from the topo sheet only. अच्छा, सबसे पहले बच्चों इसमें एक चीज आप याद रखना। जैसे रिवर्स का हमने पहले वाले वीडियो में कुछ ये सब डिस्कस किया था, ड्रेनेज पैटर्न्स और रिवर वगैरह। तो रिवर बेसिकली अगर इस टोपो शीट में या किसी भी टोपो शीट में अगर आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज देयर, लाइक एनी मेन रिवर इज पासिंग थ्रू दैट टोपो शीट। जैसे हमारे इस टोपो शीट में से सीपू रिवर फ्लो कर रही है। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज सीपू रिवर, राइट। अब सीपू रिवर के का नाम दे करके या कोई भी टोपो शीट अगर दिया उसमें वो उस रिवर का नाम दे करके अगर पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज दैट, तो आपने ये बताना है वेदर इट इज पेरिनियल और नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल मतलब सीजनल, ठीक है। पेरिनियल क्या होता है पहले आप ये समझो। पेरिनियल रिवर वो होते हैं जो विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, राइट, विच हैव सफिशिएंट वाटर थ्रू आउट द ईयर। बट जो सीजनल रिवर्स होते हैं, सीजनल रिवर्स हैव a lot of water during the rainy season only, ठीक है, ड्यूरिंग जस्ट द रेनी सीजन। और रेनी सीजन जैसे ही एंड होता है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द रिवर्स गेट ड्राई। ओके, इस कंडीशन में आप देखोगे सीपू रिवर जो आपको दिख रही है, इसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट, दोनों बैंक्स के बीच में छोटे छोटे डॉट्स हैं। दिस इंडिकेट्स दैट दिस रिवर इज अ सीजनल रिवर। और ये सीजन स्पेशली जब ये टोपोशीट ये सर्वे किया गया है, राइट, ऑन व्हाट बेसिस द टोपोशीट हैज बीन मेड, उस समय यहाँ पर ड्राई सीजन है, ठीक है। कैसे हमें पता है? क्योंकि सीपू रिवर इज अ सीजनल रिवर एंड इट्स नॉट हैविंग एनी वाटर इन इट, राइट, जस्ट अ थिन, यू कैन से अ पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर चैनल। एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है, राइट, ब्लू लाइन जो पास कर रही है सीपू रिवर में बीच में से, ये पतली सी ब्लू लाइन, इसका मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करती है। दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स अ पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर चैनल थ्रू अ सीजनल रिवर, राइट। मतलब उस सीजनल रिवर में हमेशा थोड़ा सा फ्लो वाटर का चलता है, थ्रू आउट द ईयर इट्स देयर, राइट, बट अदरवाइज दिस रिवर इज टोटली ड्राई। ओके, इट गेट्स ड्राई। अच्छा, इसमें सॉरी, सीपू रिवर में एक और आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखेगा, ये इस टाइप का सिंबल, राइट, कुछ ओवल शेप्ड सिंबल्स बीच बीच में दिखेंगे। दीज आर कॉल्ड द रिवराइन आइलैंड्स। ओके, आपने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। जब भी आइलैंड्स जो हैं रिवर्स के बीच में बनते हैं, दोनों बैंक्स के बीच में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। अच्छा, इस रिवर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के लिए मैंने 3 मेथड्स आपको बताए थे। नंबर 1 मेथड इज इफ एरो इज देयर इन द रिवर, यू विल गिव द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। सपोज एरो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सीपू रिवर में कहीं भी एरो आपको नहीं नजर आ रहा, तो आप क्या करोगे इसमें फिर? अगर एरो नहीं है तो उसके लिए आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। और वो 2 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज, आप देखोगे इसका जो अल्टीट्यूड है, राइट, ऑफ द लैंड एरिया क्लोज टू द रिवर ऑन बोथ द साइड्स, राइट, अल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन? हमेशा वाटर जो है या रिवर दैट फॉलोज द स्लोप, वी ऑल नो इट वेरी वेल। ओके, तो हमेशा ये याद रखना बच्चों, जब भी रिवर फ्लो कर रही है हायर अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड, we know when we follow the altitudes of the different places. How to know about it? देखो यहाँ पर spot heights दिए हुए हैं, right, a dot and a number, 183 and a dot, that means it's a spot height, right, then 201 a spot height, clear,
these are indicating the height, altitude of that particular point above the mean sea level. Clear? अब इसमें आप either you can take the spot height, or you can take triangulated height, or you can take the contour heights, right, or the benchmark heights, because these all are taken from the mean sea level, right? These all are the altitudes above the mean sea level. आपको इसमें R वाले जो heights mentioned हैं, right, relative heights है, relative depths, उसको आपको रेफर नहीं करना है. उसका रीजन ये है बच्चों कि ये जो relative height या relative depth होता है, it is not measured from the mean sea level. It has nothing to do with the mean sea level. It is just measured in reference to the surrounding area. Okay, is this clear to you? सो रिवर का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहली चीज आप दोगे एरो. अगर एरो नहीं है, then you will come to the next point, that is the decreasing altitudes. Then you can say that the river is flowing from any particular, suppose in this case the river is flowing from, yes, northeast, right, east northeast you can say, towards south, right? तो ये डायरेक्शन इसका है. अच्छा, एक और मेथड होता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, टू बी वेरी श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. हमेशा आप देखोगे कोई भी मेन स्ट्रीम जो होती है उसको छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, राइट? यहाँ भी आपको दिखेंगे, यहाँ ये छोटी छोटी जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं विच आर ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम. Okay, these all are the tributaries, these all are the small streams. Okay, and these streams always, whenever you will see, always, a few exceptions can always be there, right? But most of the cases you will find these tributaries will join the mainstream, forming an acute angle, right? Always they form an acute angle, and this acute angle always points towards the direction of the flow of river. आप examples ले सकते हो यहाँ पे. Suppose this is a stream, right? I am pointing out here. This is a stream which is joining this river. So an acute angle is formed this side, right? And when we point out this according to the angle, this is pointing towards south, right? Then you can take any other streams here, right, in the northern part. So all these streams are actually pointing towards the flow of the river. So this is how we can be very sure that the river is flowing from northeast or east northeast, you can say, towards south. Okay, if they ask for evidences, that's why I'm telling you better, right? चिल्ड्रन देखो, आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछते हैं तो हमेशा एविडेंसेस पूछते हैं. गिव सम एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. सो व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर, एविडेंसेस में आपने देना है. अगर एरो होगा तो एरो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एविडेंस, राइट? Number 2 will be the decreasing altitude from northeast towards south. And number 3 will be the tributaries, okay, the small streams which are joining the main river or the Sipu river. These are forming an acute angle and they are pointing towards the south. That's all. Okay, so this is about the direction of river. When we have come to know about the direction of river, we can easily tell about the right and left bank, right? We imagine that we are facing towards the direction of the flow, and then our right side will be the right bank of the river, our left side will be the left bank of the river. Okay, so if I ask you on which bank of the Sipu river Rampura is located, अब आप बताओ रामपुरा कहाँ, कौन से बैंक पर है? रामपुरा दो पार्ट्स में है, आप देख सकते हो. इन नॉर्थ one is here, right, and very close to this river on the bank of it a part of Rampura is there, right? अब आप ये बताओ कौन से बैंक पर ये पड़ रहा है? हमेशा ये राइट बैंक पे होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है रिवर का? टुवर्ड साउथ. तो एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द बैंक? वी इमेजिन दैट वी आर फेसिंग दैट डायरेक्शन, राइट? यहाँ पर क्या है? साउथ. तो हम इमेजिन करेंगे कि हम साउथ को फेस करके खड़े हैं, ठीक है? हमारा राइट साइड जो है राइट बैंक शो करेगा और हमारा लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट बैंक शो करेगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन टेल अबाउट द लेफ्ट एंड राइट बैंक, राइट? इससे रिलेटेड सेटलमेंट्स आ सकते हैं, मेंशन द नेम्स ऑफ सेटलमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट बैंक. ऑक्यूपेशन आ सकता है, वेजिटेशन टाइप आ सकता है ऑन लेफ्ट एंड राइट बैंक. सपोज ऑन राइट बैंक what type of vegetation you can find,
or what are the suppose any symbol they can mention that on the right bank this is the symbol, what does it mean? तो जब तक आपको right और left bank clear नहीं होगा, you won't be able to answer. Okay, I hope this much is very very clear to you, right? These are very important questions, children. Okay, अच्छा इसके बाद next आइए आप, जो ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं. ओके, ड्रेनेज पैटर्न्स मतलब एक शेप फॉर्म करता है रिवर, लाइक रिवर्स जब फ्लो करती हैं तो रिवर्स के साथ में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, राइट, अभी जो मैं आपसे बता रही थी, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हमेशा उसको ज्वाइन करती हैं. जनरली इट इज फाउंड इन द अपर स्टेज और द मिडिल स्टेज ऑफ अ रिवर, राइट. लोअर स्टेज में या लास्ट स्टेज में जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, जहां पर डेल्टा फॉर्म होता है रिवर का, वहां पर जो है रिवर गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल distributaries. It gets distributed. So these small streams are called distributaries. Okay, and that results into the formation of a triangular shaped feature that is called delta. So here we are not talking about the last stage. Okay, keep this in mind, children. Be very clear about it. We are talking about the middle stage of a river, right? Neither it is the upper stage nor it is the last stage. So it's a, you can say to some extent upper stage, the last part of the upper stage and the middle stage. This is it which we can find here, right? अब यहाँ पर आप देखोगे जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो ज्वाइन कर रही हैं ये मेन रिवर को, सीपू रिवर को या कोई भी स्ट्रीम को, हमेशा वो एक शेप, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, राइट? और उन्हीं पैटर्न्स को हमें यहाँ मेंशन करना है. हमें इस टोपोशीट में हमें जो मेन पैटर्न्स हमको समझना है, उसमें बच्चों नंबर 1 है डेंड्राइटिक. ओके, डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है? डेंड्राइटिक होता है जैसे ट्री लाइक शेप, राइट? ट्री like one stem is there and several branches are there. Okay, so that is tree like shape. Or the other way you can just remember in one more method, like you can, if you can relate that with dendrons, right? If you have studied, you must have studied till now in bio about nervous system, right? Neurons, dendrons and all. अगर आप उस डेंड्रॉन को अगर आप इससे रिलेट कर सको, राइट, उसके शेप से, इट्स जस्ट लाइक दैट. तो डेंड्रॉन, डेंड्राइटिक, इससे आप इजीली लर्न कर पाओगे कि क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, तो डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है? डेंड्राइटिक पैटर्न चिल्ड्रन, सबसे पहले सबसे सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है. डेंड्राइटिक पैटर्न वो होता है जहां पर ब्रांचेस, जैसे ट्री की ब्रांचेस लाइक कुछ फॉर्मेशन होता है. ओके, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आपके आएंगे जैसे एक पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर दे दिया, राइट? लेट मी गिव यू वन हियर. सपोज वन क्वेश्चन इज हियर, आई हैव गिवन यू लाइक this is an easting 26, right? This is the easting 26, 26 and 06. What is the ड्रेनेज पैटर्न इन 2606? अब आप बताइए इसमें क्या है? इसमें कुछ ब्रांच लाइक फॉर्मेशन हो रहा है, यस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, डेंड्राइटिक पैटर्न. ओके, सेम इन द अपर वन आल्सो, राइट? 2607 also dendritic pattern. Clear? Here also 2707 dendritic pattern. So dendritic pattern basically बच्चों वो होता है जहां पर जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, उस टाइप का फॉर्मेशन होता है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. यस, अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट होता है सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न जो होता है ड्रेनेज पैटर्न, आपको यहाँ पढ़ना है. वो होता है उसको बोलते हैं ट्रेलाइज्ड पैटर्न, राइट? ट्रेलाइज्ड इज ऑलमोस्ट समवॉट लाइक पैरेलल पैटर्न. ओके, अब उसमें कैसे स्ट्रीम्स कैसा शेप फॉर्म करते हैं, देखो आप, मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको. ट्रेलाइज्ड पैटर्न, let me see if we can get an example of it. Yes, to some extent it is forming a trellised pattern, right? What is it? You can see here in this grid square. This grid square means I'm telling you the number of it. This is actually just give me 1 minute, children.
Yes, this is it. Yes, to some extent you can say it is forming the trellised pattern. Yes, ये वाला जो ग्रिड स्क्वायर है आपका, yes, ये ग्रिड स्क्वायर, इस ये नंबर क्या है इसका, देखो ईस्टिंग, ये ईस्टिंग है 2 8, ठीक है, 2 8 और 0 6, 2 8 0 6 ग्रिड स्क्वायर में अगर आप देखोगे कैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, देखो ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये दिस इज द सीपू रिवर, ओके, ये जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन कर रही हैं, what type of pattern they are forming, you can see here, these are forming somewhat parallel pattern, right? This is only called as trellised pattern, right? But we cannot say totally it's trellised. The other part you can see within one square, you can see एक कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ब्रांच लाइक शेप भी आ रहा है, एंड यू विल फाइंड पैरेलल पैटर्न ऑल्सो. तो आप ऐसे कंडीशन में जहां पर एक स्क्वायर में दो टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स बन रहे हैं, यू आर गोइंग टू गिव बोथ. ओके, तो one is trellised pattern, the other which we can find in the northern part of it is actually the dendritic pattern. So both are present in this particular square. Now have you understood dendritic pattern, and this is trellised pattern, the second one. Got it? Number 3 is that it's called radial pattern बच्चों. ठीक है, रेडियल पैटर्न क्या होता है? रेडियल पैटर्न बेसिकली वर्ड आया है रेडियाई से, राइट? फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द लाइंस आर ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दीज आर कॉल्ड रेडियाई. ओके, जस्ट लाइक दैट इट इज फॉर्मिंग सिमिलर शेप. ओके, और किस केस में आपको ये चीजें मिलेंगी? या तो पीक से, कोई भी पीक है हाईलैंड का, कोई जैसे रिज है या कोई हिल है, कोनिकल हिल, उसके पीक से रिवर्स जो है निकल रही हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, दैट विल बी रेडियल पैटर्न. और इन सम अदर केसेस when the rivers are coming from different directions, and that is actually called inland drainage, they are joining a small you can say a lake. Okay, in that case also they will be forming the radial pattern, right? अब यहां पर देखो रेडियल पैटर्न कहां पर बन रहा है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इट, then you will be able to understand very clearly. ये कुछ 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 जो है रेडियल पैटर्न टाइप फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. आप देखो, मैं आपको स्क्वायर बता रही हूँ 2808, ठीक है, 2808 जो ग्रिड स्क्वायर है, इसमें आप कौन कौन सी स्ट्रीम्स देख सकते हो? दिस इज एक्चुअली हैविंग सेवरल कंटूर्स विद इन इट, राइट? और ये कंटूर्स से जो है स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन में, देखो ये एक स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है, ठीक है, एक यहां से इधर स्ट्रीम्स जा रही है, फिर एक इधर जा रही है, फिर एक इधर जा रही है, मतलब स्ट्रीम्स जो है अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रहे हैं, एंड दिस इंडिकेट्स अ रेडियल पैटर्न. जब भी स्ट्रीम्स एक पर्टिकुलर पोर्शन से अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, दैट विल बी द रेडियल पैटर्न. ओके, so this is exactly, you can say that this is radial pattern. Let me see if any other example I can give you. Yes, children. One more example we can see here. Like ये वाला जो square है, that is 2909. Okay, 2909 में भी आप देख सकते हो, ये again this is an area where highland is there, right? अब यहाँ पर देखो streams कहाँ जा रही है, किस किस direction पे? एक इधर जा रही है, ठीक है, एक एक ये साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है, एक इधर जा रही है, एक थोड़ा सा नदर्न पार्ट्स में उधर नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब दिस इज अगेन रेडियल पैटर्न. ओके, तो रेडियल पैटर्न क्या होता है? फ्रॉम अ सेंटर और फ्रॉम एनी पीक, जनरली व्हेन द स्ट्रीम गोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट फॉर्म्स समवॉट लाइक रेडियाई, लाइक शेप. ओके, दैट इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न. अंडरस्टूड? इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, सॉरी, नेक्स्ट है यू कैन से अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न, या इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न भी. ठीक है, आपको कहीं भी पूरे शीट में, पूरे मैप में, अगर आपको कोई स्ट्रीम दिख रही है और वो एंड जो उसका एक्चुअली इट्स नॉट दैट, एक्चुअली द लाइन का जो बिगनिंग है या जो एंड पार्ट है, राइट, कहीं भी अगर आपको डैश डैश दिखता है, दैट इंडिकेट्स अ intermittent, that is an intermittent stream, or it can be, it is underground drainage pattern, right? अगर आपको मैं ये दूं एग्जाम्पल इसका, I can give you the best example in this part. Yes,
the square number, you can see grid square 2408, right? 2408. You can find here very clearly streams are there with dash, 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 dash. Okay. Again, this stream with dash, dash, then again this stream. So these are all the intermittent drainage, right? Drainage pattern. Clear now? So these are the 4 drainage patterns which you have to study here. Okay. अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है बच्चों, जैसे कोई कोई आपको सेटलमेंट के बारे में पूछते हैं, ठीक है? ये तो हमने अभी डिस्कस किया ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, राइट? अब नेक्स्ट है सेटलमेंट पैटर्न। अगर सेटलमेंट कोई एक दे दिया तो सेटलमेंट का पैटर्न पूछते हैं। अगेन सिमिलर थिंग बेटा, in this again you will be asked, right, what type of shape the settlement has got. उसका जो सेटलमेंट जब स्टैब्लिश होता है बच्चों, तो उस समय एक पैटर्न फॉर्म करता है, ठीक है? वो पैटर्न हमें नजर आता है जब हम ये इस टाइप का कोई मैप हम लेते हैं, तो हम एक टाइप से, जैसे हम मान सकते हैं कि एरियल व्यू है जैसे, ठीक है? तो उससे हमें नजर आ रहा है कि कौन सा सेटलमेंट किस टाइप की शेप को फॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम देते हैं, वेदर इट इज अ न्यूक्लिएटेड और अ स्कैटर्ड पैटर्न, राइट? न्यूक्लिएटेड क्या होता है? when the houses, or generally we call it here as huts, right? Permanent huts and temporary huts. Sorry, permanent huts और temporary huts क्या होते हैं? When you can see here red blocks है ना, red blocks अगर filled है अंदर, that is called permanent hut. When it is just the outline, that is called temporary hut. Understood? अब ये huts जो हैं, या जो settlements, जो houses हैं, or the buildings which are there, all these are close to each other, right? That is called nucleated pattern. I can give you the example here. Panthawada, you can see one settlement very clearly here. Panthawada. Panthawada has got a nucleated settlement. Very clear it is. Okay, this is nucleated. If I ask you the other one, which is Bhadli, right? In this part, towards this side, towards the east, this is Bhadli. Bhadli में भी आपको दिखेगा ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, राइट? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को और जो वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए एग्लोमरेटेड, ओके? एग्लोमरेटेड, AGG, एग्लोमरेटेड, AGGLOMERATED, न्यूक्लिएटेड, एग्लोमरेटेड, दीज आर द टर्म्स फॉर इट, ओके? अच्छा, अगर सेटलमेंट कुछ इस टाइप में, जैसे 2 हट्स जो हैं एक जगह पे हैं, 1-2 हट्स थोड़ी दूर है, फिर थोड़ी दूर पर है, इस टाइप से, मतलब वो काफी ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड सेटलमेंट, ओके? स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड, विच इज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। अंडरस्टूड? इस तरह से आपको समझना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद थर्ड टाइप का सेटलमेंट होता है जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन रूट है, मान लो कोई रोड है, उसके अलोंग आपको दिखता है, जैसे कुछ कुछ हट्स ग्रो कर जाते हैं। कभी आप देखोगे आपके आसपास भी कुछ एरियाज में ऐसे नजर आएगा, आप कभी नोटिस करना, कभी आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो यू विल फाइंड अलोंग अ रोड on both the sides a few shops develop and a few houses develop over there. तो उसको हम बोलेंगे, जब वो सेटलमेंट किसी रोड के अलोंग डेवलप कर रहा है या रिवर के बैंक्स के अलोंग डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स इट्स फॉलोइंग अ लाइन, राइट? इट्स फॉलोइंग अ लाइन. और you can take an example like along both the sides of any canal, right? या कोई रेलवे ट्रैक है, या in a few cases you will find along a coastline, right? Along a coastline the houses have developed. तो उसको बच्चों हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्यों? क्योंकि इट्स फॉलोइंग अ लाइन, okay? It has developed along a line, and that's why that type of settlement is called as linear pattern. Okay, this is clear to you? And now come to the fourth one. Fourth one generally is the radial pattern. Again, similar shape which I discussed in the earlier one, that is the drainage pattern. यहाँ पर हम ड्रेनेज नहीं लेंगे, यहाँ पर सेटलमेंट को एग्जाम्पल लेंगे, राइट? कभी कभी क्या होता है, कोई ओल्ड सेटलमेंट्स जो हैं, राइट, ओल्ड जो टाउनशिप्स हैं या छोटे सेटलमेंट्स कोई अगर ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो कुछ जैसे एक चौक एरिया होता है, राइट, एक सेंट्रल एरिया होता है, और उससे जो रोड्स
दूसरे डायरेक्शंस में जा रही होती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में, उन रोड्स के अलोंग जब जब सेटलमेंट्स ग्रो करता है उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न. Okay, that is also forming somewhat like radii, right? Roads are working as a radii, right? Different radii, and the settlements which grow along those radii, that settlement is called radial pattern. Okay, that it has got a radial pattern, settlement pattern. Okay, clear? अब सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. जैसे एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट इन दिस टोपो शीट व्हाट इज गिवन टू यू. सपोज मैंने आपको यही इसी टोपो शीट में पूछ लिया कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, तो आप सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करोगे? सेटलमेंट्स मतलब जो रेड ब्लॉक्स है ना, पूरे शीट में आप चेक करोगे कि सारे सेटलमेंट्स कितने बड़े हैं. टोटल जो शीट में सारे सेटलमेंट्स में सबसे बड़ा सेटलमेंट जो है अभी हमें इस शीट पर दिख रहा है पंथावाड़ा. ठीक है, पंथावाड़ा, दिस वन. और क्वेश्चन आता है सपोज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, तो उसमें आप दोगे पंथावाड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस शीट, बट इन जनरल आप ये चीजें चेक करोगे किसी भी शीट में. कभी भी टोपो शीट में अगर क्वेश्चन आता है, आप किन किन पॉइंट्स को आप सबसे पहले नोटिस करोगे? नंबर वन इज द साइज ऑफ द सेटलमेंट. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो इस टोपो शीट में सबसे बड़ा सेटलमेंट जो है वो पंथावाड़ा है, राइट? एक तो ये पॉइंट हो गया. नंबर टू इज दैट पंथावाड़ा हैज गॉट, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आप मेंशन करोगे बच्चों, साइज आपने मेंशन किया. नंबर टू यू विल नोटिस इज द फैसिलिटीज विच आर प्रेजेंट, राइट? पंथावाड़ा में आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें बहुत इजीली आप नोटिस कर सकते हो. यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, राइट? यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन का सिंबल है, राइट? सर्किट हाउस और द गेस्ट हाउस इज देयर. तो मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं. दैट इंडिकेट्स दैट, एंड इफ यू कंपेयर, एनी अदर सेटलमेंट इज नॉट हैविंग एनी सच फैसिलिटी. अगर आप देखोगे बाकी सेटलमेंट्स में, चाहे आप ये भदली में देखो या आप कुचावाड़ा, ये जो वेस्ट साइड में दिया हुआ है उसमें आप देखोगे, या साउथ में और जो सेटलमेंट्स है उनमें आप देखो, जैसे ये महूदी मोती है, राइट? यहाँ पर भी कोई फैसिलिटीज ऐसी नहीं है. या जगोल में देखो, यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है. मतलब क्या हुआ, जहां पर भी हमें सारी फैसिलिटीज, जो बेसिक एमिनिटीज जहां मिलती हैं, वहां पर नेचुरली लोग जो हैं वहां पर बसना चाहते हैं. ठीक है, वहां सेटल होना चाहते हैं. एंड दिस इज द रीजन पंथावाड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हियर, राइट? तो आपने नंबर वन थिंग व्हाट यू हैव मेंशन्ड, दैट इज द साइज ऑफ इट. Number two, the size means the area which it is covering, okay, is maximum as compared to any other settlement. Number two, the basic facilities, the basic amenities which are present here at Panthawada are actually seen only at this place, and no other places are having all those facilities. Like, then you can name them. Okay, आप इन जो फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं वो उनके आप नाम बता दोगे. बस जो नजर आएंगी उनके नाम, आप अपने आप से कुछ नहीं दोगे. Just you have to interpret what you can see in the topo sheet. Understood, children? So all those facilities you can name. Then what? After this, one more thing very important you can find here. This settlement is actually linked with other settlements with a very good, you can say, road, right? With the different settlements, it is connected with the road facility. Okay, good metal roads are connecting this settlement with the other settlements, right? तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कम्युनिकेशन. यस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है. और एक चीज यहाँ पर आप देखोगे, ये पाइलन्स के सिंबल है बच्चों. मेन पावर लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही इसका सिंबल होता है. जैसे ब्लैक डॉट्स हैं बीच में, कनेक्टिंग लाइन. ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ मेन पावर लाइन. और कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेन पावर लाइंस हैं, राइट, सराउंडिंग इट. बट बीच में, आप इस सेटलमेंट के बीच में आप देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली अगेन पावर लाइन, बट दिस इज अनसर्वेड पोल्स आर देयर. मतलब ये डॉट्स जो हैं अंदर ब्लैंक होते हैं. ओके, जस्ट द आउटलाइन, स्मॉल आउटलाइंस आर देयर. तो दीज आर एक्चुअली द अनसर्वेड. तो मतलब ये हुआ बच्चों कि ये देख सकते हो, मेन पावर लाइन यहां से भी आ रहा है, मेन पावर लाइन यहां से भी आ रहा है. मतलब ये जो सेटलमेंट है, इट इज गेटिंग अ वेरी गुड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
गॉट इट? तो ये सारी चीजें जब हम कहीं भी रहना चाहते हैं, कहीं हम सेटल होना चाहते हैं, तो हमेशा हम बेसिक फैसिलिटीज हम देखते हैं, whether we are going to get a proper supply of electricity or not, we are going to get proper communication and transport facility there or not, okay, and the basic other things. तो ये सारी चीजें पंथावाड़ा में आप देख सकते हो, as compared to any other settlement where you won't find all these things at the same place. Okay, so this makes Panthawada the most important one. Okay, got it? Now come to next question, children. एक तो सिंबल्स आप जरूर आप लर्न कर लेना, कुछ सिंबल्स जो आपकी बुक्स में दिए होंगे उन सिंबल्स को आप अच्छे से लर्न कर लेना. Although you will be getting in the topo sheet, right, below this map you will get a few symbols which are always there in the topo sheet. ठीक है, इन सिंबल्स को आप देख करके, और at that time suppose you just forget, right, कुछ सिंबल्स आपने लर्न किए हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस समय के लिए आप ये सिंबल्स जो टोपो शीट के नीचे दिए रहते हैं उसको आप रेफर कर सकते हो. बट बच्चों मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट करूंगी, इस पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि आप देखोगे, आप नोटिस करोगे, जब आप बुक में चेक करोगे सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स यहाँ पर नहीं आपको नजर आएंगे. ओके, कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जो इसमें आपको नहीं दिखेंगे, तो उन सिंबल्स के लिए आपको बुक में एक बार अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कंटूर, राइट, कंटूर इंटरवल, कंटूर जनरली ड्रॉ करने को कभी नहीं आता है. शेप्स आते हैं, बेसिक शेप्स, लाइक कहीं पर कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहा है कंटूर, so that you can say contours means the brown lines. Here you can see this brown line is moving from here, right? These are the contour lines. Okay, यहाँ पर छोटे छोटे contour lines यहाँ पर light color में दिखेंगे आपको. These are generally drawn by brown line and its height is also mentioned by brown. Suppose contour line के बीच में 200 लिखा हुआ है, वो भी brown से लिखा है, तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि what is this 200, what does this indicate? ब्राउन कलर से शो कर रहा है, तो what does it indicate? तो वो हमेशा याद रखना बच्चों, 200 या 10 या 100 या 400 1000 जो भी नंबर मेंशन्ड है, एंड इफ इट इज बाय ब्राउन, इट इज देयर इन बिटवीन द कंटूर लाइन, that is always indicating the contour height of that particular place, right? Of that contour line, the height above the mean sea level is 200 meters or 400 meters, जो भी नंबर दिया है उतनी हाइट होती है. Always it is above the mean sea level. Okay, is it clear to you? So according to the shape of the contours you will have to understand. कभी कभी ऐसे questions दे देते हैं, जैसे कहीं पर अगर concentric circles form हो रहे हैं, always it indicates the conical hill, right? कभी oval shaped में अगर आप देखोगे contours form हो रहे हैं, it is indicating always the like plateau shape, plateau landform, right? A landform which is table land generally हम उसको बोलते हैं. Top is always flat and the sides are steep. तो वो इंडिकेट करता है ओवल शेप में जब लाइंस कंटूर लाइंस होती हैं. ओके, कभी कभी ओवल शेप में है बट बीच में छोटे छोटे ऐसे हिल्स टाइप के बन रहे हैं. ओके, पीक्स लाइक फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं रिज. अंडरस्टूड? और कभी कभी जैसे बहुत सारे कंटूर्स बहुत क्लोज हैं, that indicates always a steep slope. कभी कंटूर्स के डिफरेंस जो है दो, मतलब सारे कंटूर्स के बीच का डिफरेंस गैप जो है वो ज्यादा है, that indicates a gentle slope. जब गैप ऑलमोस्ट सिमिलर है, in between the contours almost the gap is similar, that is uniform slope. Understood? तो इस टाइप से आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी. So just go through that portion. और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों, व्हाट इज द कंटूर इंटरवल ऑफ द मैप गिवन टू यू? कंटूर इंटरवल, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली. कंटूर इंटरवल जब भी आपसे पूछेंगे, आपको सिंपली ये देना है कि कंटूर इंटरवल मींस द difference between, right, you can say between the two successive contour lines, right? The distance covered between the two successive contour lines is called the contour interval, right? Distance covered. Okay, now अगर आप देखोगे सारे टोपो शीट्स जो भी आपको अभी इस समय मिलेंगे आईसीएससी में, उन टोपो शीट्स में जनरली हमारा कंटूर इंटरवल जो है वो 20 मीटर्स का है.
ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आप उस समय भूल गए तो आपको मैं एक जगह बता रही हूँ जहां पर ये मेंशन्ड होता है। आपको जो टोपो शीट मिलेगी उसमें ये जैसे लीनियर स्केल है, ठीक है, ये लीनियर स्केल शो किया हुआ है। उसी के जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर हमेशा ये चीज दिया रहता है, कंटूर इंटरवल 20 मीटर्स। ओके, तो अब आपको उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड यू विल नॉट लीव योर आंसर ब्लैंक, राइट? That means you are not going to do any mistake. 20 meters is the contour interval of the map of the topo sheet given to you. Okay. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है like different methods to show the height or the altitude that we have discussed in the earlier video. But again, in very short, I am telling you. Number one method is the spot height. Suppose spot height 201 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? What does it indicate? This is a spot height of 201 meters above the mean sea level. Okay, this is the complete answer of it. And you should learn, children. This type of questions generally come. टोपो शीट में ये क्वेश्चन अक्सर इस टाइप के आते हैं, तो आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी. This is a spot height of 201 meters above the mean sea level. अगर यहाँ पर जैसे एक सिंबल है छोटा सा ट्राइंगल मार्क, जैसे यहाँ पर है, देखो आप, राइट? ये यहाँ पर है ट्राइंगुलेटेड हाइट 224. ओके, ट्राइंगल मार्क है छोटा सा और 224 मेंशन है. अब इसको आप कैसे, सपोज ये दे दिया कि व्हाट डज इट इंडिकेट? दिस इज अ ट्राइंगुलेटेड हाइट. जब भी ये सिंबल होगा यू हैव टू मेंशन दिस इज अ ट्राइंगुलेटेड हाइट ऑफ 224 meters, right? 224 meters above the mean sea level. Okay, same thing will be there, just the name will change. That means all these are measured from the mean sea level. That is taken as the, you can say, the base from where the altitude is measured. Similar thing you can mention in the case of the contour height also. Just now I mentioned that to you. यहाँ पर आप देख सकते हो 200 यहाँ mentioned है, right? एक ब्राउन लाइन यहाँ पर ड्रॉ यहाँ से जा रही है, ठीक है? दिस इज अ कंटूर लाइन, दिस इज अ ब्राउन लाइन विच इज शोइंग द कंटूर. ओके, अच्छा, इस कंटूर लाइन के बीच में आप देख सकते हो 200 मेंशन्ड है. ओके, this one in the grid square. Let me tell you the grid square for this. This is grid square. This is 27 and 07. Okay, 2707 ग्रिड स्क्वायर में आप देखोगे ये एक लाइन है, कंटूर लाइन, और बीच में 200 मेंशन है. अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि ये 200 क्या मतलब है, क्या चीज है ये. अब इसको उसी तरह से आपको देना है. दिस इज अ कंटूर हाइट. ओके, कंटूर हाइट मीन्स द हाइट ऑफ दैट कंटूर लाइन. ओके, दिस इज अ कंटूर हाइट ऑफ 200 meters above the mean sea level. That's it. Okay, that will be the answer. Same thing is there if it is benchmark BM. कैपिटल्स में BM करके कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको, BM और कुछ नंबर लिखा होगा जैसे 200 100 जो भी, तो वो होता है बेंचमार्क हाइट ऑफ दैट प्लेस above the mean sea level is that much. 200 150 160 जो भी दिया है वो आप मेंशन करोगे. ठीक है, एक तो ये 4 मेथड्स हो गए. दूसरी चीजें हैं बच्चों, एक होता है रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ, जो मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. रिलेटिव हाइट हमेशा कोई भी आप देख सकते हो, कोई भी या तो सैंड ड्यून के ऊपर अगर मार्क्ड है कुछ, दैट मींस इट्स अ रिलेटिव हाइट ऑफ दैट सैंड ड्यून. यहां पर आप देख सकते हो ग्रिड स्क्वायर 2509 2509 में यहाँ पर आप देख सकते हो एक सैंड ड्यून है, उसके ऊपर यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट? 9R या 5R 4R जो भी मेंशन्ड हो. मतलब ही क्या है? दिस इज इंडिकेटिंग अ रिलेटिव हाइट ऑफ द सैंड ड्यून इज हाउ मच, 5 मीटर और 4 मीटर और 10 मीटर, वॉट एवर इज मेंशन दैट यू आर गोइंग टू से. ओके, तो इस तरह से आपको देना है बच्चों, ये चीज आपको समझना पड़ेगा. अगर वो सैंड ड्यून के ऊपर है, दैट इज इंडिकेटिंग अ रिलेटिव हाइट ऑफ द सैंड ड्यून. अगर वो एम्बैंकमेंट है उसके साथ में अगर है, दैट मींस इट्स शोइंग द रिलेटिव हाइट ऑफ दैट एम्बैंकमेंट is 10 meter 15 meter 20 meter whatever is that. Okay, अगर वो रिवर बैंक पर है, that means it is indicating the height of the river bank
is 4 मीटर 5 मीटर. अंडरस्टूड. अगर रिवर बैंक्स के बीच में है, राइट, विद इन दैट कोर्स, then you are going to mention that as the relative depth of the river bed is 2 मीटर और 4 मीटर, जो भी मेंशन होगा वो आपको देना होगा वहां पे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एक और केस में रिलेटिव डेप्थ आपको समझना पड़ेगा बच्चों, जब भी वो ब्लू कलर से मार्क्ड है, कभी कभी ब्लैक से भी होता है, इट्स नॉट ऑलवेज ब्लू, बट या मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट इज ब्लू, राइट. जब भी वो ब्लू कलर से है, दैट मीन्स इट इज शोइंग अ रिलेटिव डेप्थ ऑफ एनी वाटर बॉडी. Generally it is shown within a river, right, within suppose tank, right, in between that tank number is mentioned, मतलब उसका depth, relative depth of that tank is 4 मीटर 10 मीटर जो भी है. अगर वो वेल के पास में कोई पेरिनियल वेल है, उसके ब्लू डॉट्स जो होते हैं पेरिनियल वेल. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, अगर इसमें इजीली मिल जाए, लेट मी शो यू वन. तो अगर वो वेल के पास में अगर होगा तो हमेशा वो शो करता है रिलेटिव डेप्थ ऑफ दैट पेरिनियल लाइंड वेल इज एक्चुअली उतना, सपोज 10 मीटर 15 मीटर जो भी होगा वो आपको वहां पर देना होगा. ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है ये हाइट्स हो गए सारे. अब इसके बाद बच्चों एक चीज अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, जैसे व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द एरिया which is covered under the topo sheet. आप क्या बता सकते हो? If you will have a look of it, right? I have told you earlier also in the earlier videos, I had made it very clear. ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं ना पूरे मैप में, छोटे छोटे डॉट्स, these are the sands, right? Sandy area is shown in this manner. All the sandy area is always shown by this. Okay, this type of thing. And several dense dots are there. These are the sand dunes in between. Okay, यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसमें सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा है. क्लियर. अब आप ये बताओ आपको क्या लग रहा है इसको देख करके कि किस टाइप का रेनफॉल रिसीव करता है ये एरिया, किस टाइप का रेनफॉल होता होगा यहाँ पर? इट इज वेरी स्कैंटी रेनफॉल. ओके, सीजनल स्कैंटी रेनफॉल. अब आप देखो सीजनल स्कैंटी रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं एंड स्कैंटी रेनफॉल के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों. सीजनल रेनफॉल जब भी हम बोलते हैं, सीजनल कैन बी स्कैंटी एज वेल एज इट कैन बी हेवी, बट सीजनल, राइट. तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी हम सीजनल बोलते हैं तो सीजनल के इंडिकेटर्स क्या है? सीजनल स्ट्रीम, राइट. एक तो सीजनल स्ट्रीम हो गया, जैसे यहाँ पर आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो सीपू रिवर, राइट. सीपू रिवर इज अ सीजनल रिवर, इट्स अ सीजनल रिवर. The tributaries which are joining, these are also the seasonal streams. Okay, एक तो ये हो गया. Number 2, यहाँ पर broken grounds बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, मतलब जो छोटे छोटे ये streams हैं इसके दोनों साइड पे आप देखोगे curved lines हैं black कलर के, right. ये छोटे छोटे curved lines जो हैं, these are the broken grounds. These are called broken grounds. और broken ground कैसे बनते हैं? These are generally the cracks which develop along the bank of river due to seasonal rainfall. मतलब seasonal rainfall causes all that area to get submerged under water for some time, and after that during dry season that area is totally dry. मतलब वो पूरा water जो है that gets evaporated and that leaves this area to have several cracks which develop over there. Generally it is found along the bank of any river or bank of any tank and all, right. तो ये चीज आपको यहाँ पर ये जो broken grounds दिख रहे हैं, broken grounds एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर होता है सीजनल रेनफॉल का. ठीक है, तो सीजनल स्ट्रीम हो गए, सीजनल टैंक्स हैं. सीजनल टैंक्स देखो यहाँ पे कहीं कहीं पर आपको टैंक्स दिखेंगे, ये दिस इज अ टैंक, राइट. several tanks are there but these are all dotted. If you can see, these are all dotted tanks, right. ये टैंक है इधर, मतलब छोटे छोटे टैंक्स आपको दिखेंगे, but these all are dotted, मतलब seasonal है. They have water only during the rainy season, otherwise not. ठीक है, तो सीजनल टैंक हो गए, सीजनल स्ट्रीम हो गए, देन ब्रोकन ग्राउंड्स हो गए. ओके, ये सारे बेसिक इंडिकेटर्स हैं which show that this area gets a seasonal rainfall. Okay, along with that you can say like the causeways,
causeway is also an indicator which indicates the seasonal rainfall. क्योंकि causeway ऐसा होता है बच्चों जो temporary arrangement किया होता है to cross a seasonal stream. Okay, to cross that seasonal stream, any suppose transportation means suppose any road has been developed, right, or a car track has been developed, तो उसको हम बोलते हैं causeway. जो उस stream के across जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं causeway. तो causeway कहां पर बनता है? seasonal streams पे. It won't work over the perennial streams, right? Perennial streams have got a good flow of water, तो वहां पर permanent bridges बनते हैं, not like causeways. It will not work there. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए बच्चों. अच्छा, एक और कभी कभी एक सिंबल कभी आपको मिल सकता है कहीं पर, जैसे कार ट्रैक है, राइट, या कच्चा रोड आप बोल सकते हो, विच इज देयर इन दैट पासिंग थ्रू दैट एरिया, और उस रोड के अलोंग इट इज मेंशन दैट मोटरेबल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. तो जब भी वो लिखा मिल जाएगा आपको कहीं भी, इस टोपो शीट में तो नहीं नजर आ रहा है, बट कहीं अगर आपको नजर आ गया मोटरेबल ड्यूरिंग ड्राई सीजन, मीन्स it's very clear. Dry season means the rainfall is only during one particular season, right? What does that indicate? That what I have said just now, motorable during the dry season means वो कच्चा रोड. Just imagine कच्चा रोड मतलब it is having that soil, right? It is not concrete. Okay, तो उस रोड पर जो है जब ड्राई सीजन होगा तो मोटर्स कैन क्रॉस इजिली, राइट, व्हीकल्स कैन क्रॉस. बट जब रेनी सीजन होगा तो क्या होगा उसका कंडीशन? जस्ट इमेजिन, दैट विल बी मडी. तो मडी जो वो रास्ता है उससे मोटर्स क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो दैट अगेन मेक्स इट वेरी क्लियर दैट दिस एरिया गेट्स अ सीजनल रेनफॉल. बट along with seasonal, I must tell you one very important thing. This area, this topo sheet is showing an area which is getting seasonal scanty rainfall. I am giving more stress over scanty. Scanty means बच्चों जहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट इट? सैंड, राइट, सैंडी एरिया, सैंड ड्यून्स, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इट. ओके, जहां भी आपको इस टाइप के डॉटेड एरिया दिखेगा, दैट मीन्स दिस एरिया हैज गॉट सैंडी एरिया, राइट. और मोर ओवर यू कैन गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल अगेन, सैंड ड्यून्स आर देयर, right? Number of sand dunes are there, and these sand dunes indicate that this area is getting very scanty rainfall. एक और इसका एक strong symbol होता है बेटा, इसमें होता है जैसे आपको कहीं कहीं पर ओपन स्क्रब आपको मिल जाएगा. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. इस शीट में होना चाहिए ओपन स्क्रब. लेट्स सी. यस यस, वी गॉट इट. इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है बच्चों इसमें. जैसे पूछ लेते हैं कि ओपन स्क्रब, जस्ट मेंशन वन 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ एन ओपन स्क्रब, राइट. तो पूरे टोपो शीट में आप देखोगे कि ओपन स्क्रब कहां पर है, और ओपन स्क्रब यहाँ आपको मिल गया. ये देखो एक सेटलमेंट है पंसवाला, राइट, पंसवाला. पंसवाला के पास में आप देखोगे ओपन स्क्रब यहाँ पर है. लेट मी टेल यू द ग्रिड रेफरेंस फॉर इट. दिस इज 29 and 09. Got it? 2909. In this you can see the open scrub is clearly mentioned. It's written over here, right? Open scrub क्या होता है? Again, let me tell you, open scrub is found in an area where rainfall is received very less. Okay, और ये होता क्या है? This is a type of vegetation, you know. It is considered as a type of vegetation. और उस वेजिटेशन में जनरली आपको क्या मिलेंगे? सपोज थॉर्नी छोटे छोटे बुशेस वगैरह मिलेंगे, या कुछ कैक्टस लाइक प्लांट्स मिलेंगे, राइट, ट्रीज कुछ मिलेंगे. तो वो कीकर एंड ऑल लाइक जो जेरोफाइटिक वेजिटेशंस होते हैं उस टाइप का डेवलपमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट. तो ये कहाँ पर पाया जाता है? अब आप ये चीजें रिलेट करना शुरू करो बच्चों, राइट. अब सपोज आपने जब ये जेरोफाइटिक वेजिटेशन की बात हुई, ओपन स्क्रब एरिया, राइट, ओपन स्क्रब वेजिटेशन, या थॉर्नी बुशेस, राइट, बबूल, कीकर, कैक्टस, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ऑल दीज इंडिकेट अ डेजर्ट एरिया, या आप बोल सकते हो एरिड रीजन, राइट. If you don't want to mention desert,
you can mention arid. Arid is a better word for it. It's not totally desert, but yes, arid or semi-arid region, that means it's getting rainfall, but not that much, so that it can have several vegetations which can develop over there. It is getting very less rainfall, which uh, rainfall only these thorny scrubs and bushes can develop. Okay, and this type of vegetation is called open scrub. Clear? So open scrub is a very important indicator for what? Scanty rainfall. Okay, so these are a few terms, children, which you should keep in your mind. Whenever they ask you, you will have to mention all that, right? Okay, and after this, any other thing is left? Yes, one more thing is there, children. Suppose distance measurement comes, right? अगर मैंने डायरेक्शन पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कुचावाड़ा फ्रॉम संतनवाड़ा? फ्रॉम संतनवाड़ा, जब भी फ्रॉम होगा मतलब आप इमेजिन करोगे कि आप संतनवाड़ा पर खड़े हो, ठीक है, यहां से आपको कुचावाड़ा का डायरेक्शन निकालना है. अब इसके लिए कैसे करोगे? यू जस्ट मेक अ सर्कल, जस्ट एनसर्कल दिस एरिया, राइट, एंड पुट अ क्रॉस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट, राइट. ओके, जब आपने एक क्रॉस ऐसे बना लिया, क्रॉस जब आप बनाओगे तो इसमें आपको नॉर्थ साइड जो लाइन ड्रॉ किया है, राइट, विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स अपसाइड, दैट विल बी नॉर्थ. ऑपोजिट विल बी साउथ, टुवर्ड्स योर राइट साइड विल बी ईस्ट, एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड विल बी वेस्ट. ठीक है, सेंटर से, सेंटर ऑफ दैट सेटलमेंट. सेम वे कुचावाड़ा का आपने इसी टाइप से किया. यू हैव टू एनसर्कल दिस, put a cross over there, right, and then the center of it you will take that point. Okay, this is north, this is east and south and west. अब आप center to center direction check करोगे. ठीक है, center of संतावाड़ा से इसका center, कुचावाड़ा का center जो है, it's lying towards, जैसे ये this is south and towards this side it is west. ठीक है, तो it is lying in what quadrant? It is lying in the southwest quadrant. So the direction from Santawada, the direction of Kuchawada is southwest. ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सपोज व्हाट इज दिस? दिस इज द सेटलमेंट भदली. ओके, दिस स्मॉल सेटलमेंट इज देयर, दिस इज भदली. भदली से मान लो आपको निकालना है डायरेक्शन जगोल या कोटड़ा. कोटड़ा इज इन दिस पार्ट, राइट, कम डाउन टुवर्ड्स साउथ. अच्छा, आपको भदली से कोटड़ा का डायरेक्शन निकालना है, राइट, फ्रॉम भदली द डायरेक्शन ऑफ कोटड़ा. क्या होगा बताओ आप? कोटड़ा इज लाइंग इन द साउथ ऑफ भदली, साउथ, राइट. तो इस तरह से आपको डायरेक्शन निकालना होगा बच्चों. ठीक है, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आपको याद रखने हैं, और जब भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो यू कैन मेंशन दैट एज नॉर्थ ईस्ट. अगर साउथ और ईस्ट के बीच में, क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, दैट विल बी द साउथ ईस्ट. अगर साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, दैट विल बी साउथ वेस्ट. एंड अगर नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट के बीच में आ रहा है, दैट एंटायर क्वाड्रेंट विल बी नॉर्थ वेस्ट. ओके, अगर डायरेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ इट्स कमिंग, यू विल क्लियरली जस्ट मेंशन नॉर्थ or south. Understood? This is how you will find out the direction. अब distance measurement. Distance measurement में भी बच्चों exactly same thing you have to do as the first step of it. ठीक है, आपने एक encircle कर लिया इस settlement के ऊपर, ठीक है, और एक कुचावाड़ा के ऊपर encircle कर लिया. Center आपको मिल गया था. जब आपने direction के लिए आप cross बनाओगे, you will get the 2 centers. Okay, now you will put your scale at Santawada and you will start measuring till the center of Kuchawada, what you have got. Okay, दोनों centers के बीच का distance आप measure करोगे, and keep this in mind children very clearly, it has to be measured in centimeters. Never take the inches side. Okay, you have to measure that in centimeters. क्योंकि reason ये है, क्योंकि जो scale हम यहाँ follow कर रहे हैं, जो system of measurement use कर रहे हैं, metric system हम use कर रहे हैं. ठीक है, metric system of measurement, और इसका RF स्केल क्या है इस मैप का? आरएफ स्केल है बच्चों 1:50,000, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाफ किलोमीटर. ओके, या दूसरी तरह से आप ले सकते हो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. ओके, तो आपने क्या करना है? आपने इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मेजर किया. ठीक है, संतावाड़ा और कुचावाड़ा के बीच का डिस्टेंस मेजर किया.
ठीक है। अब जब डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, सपोज इट्स कमिंग 4.7, 5, 5.2, जो भी आ रहा है, ठीक है, जस्ट डिवाइडेड बाय 2। आप डिवाइड क्यों करोगे? क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, ठीक है। डिस्टेंस यू आर मेजरिंग ऑन ग्राउंड, so you have to convert that those centimeters into kilometers, and you know the scale is 2 centimeter equals to 1 kilometer, correct? और इस वजह से आप उसको डिवाइड करोगे 2 से, whatever you are getting after dividing it, that will be the answer in kilometer. Suppose 5.2 centimeters थे, divided by 2, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा आप बताओ? yes, 2.6, right? 2.6 kilometers is the distance between Santawada and Kuchawada, right? This is how you have to mention the distance. अगर ये एक टाइप से और क्वेश्चन आ जाता है, mention the distance in kilometers and meters, तो 2 kilometers and 600 meters. This is how you should understand how to convert. Okay, clear? अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके कोई एग्जाम्स होंगे या जनरली बोर्ड एग्जाम के लिए, कीप दिस इन माइंड वेरी क्लियरली बच्चों, कि इसमें कैलकुलेशन बेस्ड आइदर डिस्टेंस मेजरमेंट आ सकता है या एरिया मेजरमेंट, ठीक है, और दोनों 2 नंबर्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। सॉरी। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि आप सही से उसको आप कन्वर्ट करके दिखाओगे, स्टेप बाय स्टेप, 2-3 स्टेप्स में आपको आंसर निकाल के दिखाना है, ठीक है। कैलकुलेशन अपना जो है शो करना पड़ेगा, ठीक है। देन यू विल गेट फुल मार्क्स डायरेक्टली। इफ यू विल राइट द आंसर, यू वोंट गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। ओके, सेम थिंग अगर आपको एरिया मेजर करना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू टेक आउट द एरिया। क्वेश्चन में अक्सर आपको मिलेगा बच्चों, जैसे calculate the area between easting. Now see, between the easting, you can see this is 22 easting, right? 2 between the easting 22 to 29, ठीक है, 22 से 29 easting के बीच का एरिया, एंड 02 to 05, ठीक है, 02 से 05 नॉर्दिंग एंड 22 to 29 ईस्टिंग, इसका एरिया आपको निकालना है। मतलब कौन सा एरिया ये है? ये सारे स्क्वायर्स जो हैं, ये सारे आपको इनका एरिया निकालना है। अब सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है बच्चों, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? हमेशा एक स्क्वायर का एक साइड जो है, दिस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स, राइट? स्क्वायर है तो सारे साइड्स जो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मींस व्हाट? इट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, राइट? दिस इज 1 किलोमीटर एंड दिस इज 1 किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर का एक साइड 1 किलोमीटर होता है। तो जब भी हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो 1 into 1 दैट मेक्स व्हाट? 1 स्क्वायर किलोमीटर, राइट? दैट इज द एरिया। तो अगर हमें यहां पर एरिया निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? देखो, ईस्टिंग 2 ईस्टिंग 22 से 29 हमको मिला है ना, तो अब देखो इसमें आप स्क्वायर्स काउंट करोगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर्स आ रहे हैं बिटवीन 22 to 29 ईस्टिंग, 7 स्क्वायर्स, ठीक है। आप इसी तरह लिखते चलोगे, 22 to 29 ईस्टिंग के बीच के कितने स्क्वायर्स हैं? 7। Now between northing 02 to 05, right? How many squares are coming? 1, 2 and 3, ठीक है, 1 2 3। अब आप लिखोगे northing 02 to 05, how many squares? 3। Now total number of squares, you will write total number of squares 7 into 3, right? How many you are getting? 7 into 3 21, okay। अब आप नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे? 1 grid square has got an area of 1 square kilometer. So 21 grid squares have an area of 21 into 1. That will be 21 square kilometer. That is all with this question. Understood? This is how you have to find out the area which is given generally in the exam. Okay, bachcho? I hope this much is now very, very clear to you. अब जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बच्चों, इस जो अक्सर लास्ट का क्वेश्चन एक जनरली देते हैं ये लोग, कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन दिस एरिया व्हिच इज शोन अंडर इन दिस टोपो शीट। रेनफॉल आपको क्लियर हो गया, राइट? दिस एरिया इज गेटिंग सीजनल स्कैंटी रेनफॉल। अब क्लाइमेट कैसा है? दिस क्लाइमेट इज एक्चुअली ड्राई क्लाइमेट, ओके।
It is a part of India, so it is tropical monsoon type climate, but under that also, it has got dry climate, okay, with seasonal scanty rainfall. This much is sufficient answer for you. Okay, so this is all with this video, children. I expect कि आप ये जो वीडियो है इससे बहुत अच्छे से टोपो शीट को इंटरप्रेट करना समझ जाओगे, ठीक है। और जो मेन क्वेश्चंस, जो मेन टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस जनरली आते हैं, most of the topics I have discussed in all these videos. Okay, I have taken this topo sheet especially because this topo sheet was actually given in the board exam recently we had. Okay, 2023 बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें यही टोपो शीट आया था, तो मैंने इसी टोपो शीट पे ये वीडियोस बनाए हैं बच्चों। तो इसको आप थोड़ा सा समझ, अगर आप वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। आई एश्योर यू, if you will follow it properly, you will be very clear about the topo sheet. Okay, you will be very confident. Okay, that is what I want. Okay, so this is the time to say bye, and before I leave I must remind you once again, do share the link of this video with all your friends so that they can also get help by this video. Okay, so see you soon in the next video, right? Till then, take proper care of yourself. Bye.